विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नवदृष्टि फॉर स्टडी पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग 9वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक गोधुली भाग 1 का दूसरा अध्याय भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जी हाँ, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ संपूर्ण व्याख्या भी करते हुए चलेंगे ताकि आपके मन में इस अध्याय को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन हो या जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो वो डाउट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरू करें आज का अपना अध्याय। उससे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि यदि आप इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उनके जीवन परिचय पर जा सकते हैं। उस वीडियो में आपको उनके जीवन परिचय को आसान और सरल भाषा में वहाँ पे समझाया जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस अध्याय का अभ्यास प्रश्न हल करना चाहते हैं या उत्तर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी एक लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं जिसमें अभ्यास प्रश्न हल कराया गया है। इसके अलावा यदि आप 9th क्लास के बच्चे हैं, 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो आपको आपके हिंदी की पुस्तक गोधुली भाग 1 का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके अपना प्लेलिस्ट खोज कर उसमें जितने भी अध्याय हैं आपके हिंदी की पुस्तक में, सभी अध्याय का संपूर्ण व्याख्या मिल जाएगा, चाहे वो गद्य खंड हो या पद्य खंड हो। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का पुरातन मतलब क्या होता है? पुरातन मतलब होता है प्राचीन, जो बहुत पुराना हो। प्राचीन मतलब बहुत पुराना, तो पुरातन मतलब भी बहुत पुराना। तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, विद्यापीठ का मतलब होता है एक ऐसा संस्थान जहाँ विद्या दी जाती है, विद्या ली जाती है, विद्या का आदान प्रदान होता है। तो चलिए देखते हैं। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। आकर्षक मतलब होता है रोचक, इंटरेस्टेड, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो रोचक नाम है। क्यों रोचक है? क्योंकि जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं, और भारत को आपने बहुत जगह सुना होगा, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। तो क्यों जाना जाता था? क्योंकि प्राचीन समय में ही भारत के बिहार राज्य के अंदर नालंदा जगह पर, नालंदा नगर में एक विश्वविद्यालय था। आज के समय में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, किंतु उस समय गिनती के विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और जो भारत में नालंदा में जो विश्वविद्यालय था वो केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, आसपास के जितने भी देश थे वहाँ से लोग यहाँ विद्या ग्रहण करने, विद्या लेने के लिए आते थे। इसलिए ये नाम रोचक या आकर्षक है। आगे बढ़ते हैं। जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं। सुरभित मतलब होता है सुगंधित, पुष्प मतलब फूल। तो कह रहे हैं कि इसके चारों ओर, किसके? नालंदा विद्यापीठ जो नालंदा में था, तो उसके चारों ओर भारत के ज्ञान और साधना, जो भारतीय ज्ञान है, वेद पुराणों का ज्ञान हो या साधना हो, जो भी भारतीय ज्ञान है, केवल उसी के सुरभित पुष्प नहीं खिले थे। मतलब उसी के सुगंधित पुष्प नहीं खिले थे। केवल भारतीय ज्ञान की ही बात नहीं थी यहाँ जो है, इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाया जाता था जो जीवन के लिए जरूरी था। आगे देखते हैं। अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। तो कह रहे हैं कि एशिया महाद्वीप के जो भी विद्या संबंधी सूत्र हो, ज्ञान से संबंधित जो कुछ भी हो,
वो सब यहाँ सिखाया जाता था। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऐसे तो आप देखते हैं कि ऊंच नीच, जाति भेद, वर्ग भेद, तमाम तरह की बात आती है, लेकिन जब विद्या लेने देने की बात आती है, ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है, तो वहाँ पे जितने भी जाति के भेद होते हैं, जो छुआछूत होता है, वो सब खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ज्ञानी आदमी हो, वो चाहे दलित हो, महादलित हो या जो भी हो, लेकिन ज्ञानी आदमी तो हमेशा ज्ञानी ही होता है, और उससे ज्ञान लेने के लिए आप उनके साथ छुआछूत करेंगे तो ज्ञान तो नहीं ले सकते। तो ज्ञान पाने के लिए आपको उनके शरण में जाना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, और ये भेदभाव मिटाना पड़ेगा। तो आपको पता है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि ज्ञान के क्षेत्र में जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। मतलब जब ज्ञान लेने देने की बात आती है तो जो भी भेदभाव हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, क्या हिंदुस्तानी और क्या विदेशी। नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत था। कह रहे कि जो बात ऊपर कही गई है, इसका सीधा उदाहरण आप नालंदा से ले सकते हैं। कैसे? तो आपको पता है कि आप वेदों का अगर अध्ययन करेंगे तो कई जगह लिखा जाता है कि आर्य सबसे श्रेष्ठ थे, आर्य को श्रेष्ठ माना जाता था। और इसके अलावा जो अन्य विदेशी जातियां थी, अन्य जातियां जो यहाँ पे आई थी, उन्हें श्रेष्ठ नहीं माना जाता था, उन्हें जो है निचले दर्जे का माना जाता था। किंतु नालंदा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेशों से भी लोग आते थे और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता था। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। तो कह रहे हैं कि इसकी जो वाणी है वो चारों तरफ फैल गई थी, यहाँ तक कि पर्वत और समुद्र के उस पार तक। तो पर्वत आपको पता है, जो उसे पार करना संभव होता नहीं था उस समय, लेकिन जब यात्री ज्ञान की बात सुनते थे कि वहाँ एक अच्छा विश्वविद्यालय है जहाँ तमाम तरह की विद्या का जो है सारा ज्ञान है, वहाँ सब कुछ बताया जाता है, तो लोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए एशिया से बाहर के भी लोग, एशिया के भी लोग नालंदा के विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए आते थे। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। बताया जा रहा है कि लगभग 600 सालों तक नालंदा जो है एशिया का जो है विद्या का एक केंद्र बना रहा, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार की व्यवस्था थी पढ़ाई लिखाई की और शिक्षकों की, शिक्षार्थियों की, वो अन्य किसी जगह मिलना मुश्किल था उस समय के परिदृश्य को देखें तो। और उसके अलावा जैसा कि कहा गया है ऊपर कि यहाँ की वाणी जो है पूरे एशिया महाद्वीप में सुनाई पड़ती थी। तो मतलब यहाँ से जो लोग ज्ञान ग्रहण करके, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जो लोग जाते थे, देश विदेशों में जा करके ज्ञान बांटते थे ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी सब के वजह से नालंदा अपने आप में एक नामी विश्वविद्यालय बन गया था। चलिए दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी वैभार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। तो बताया जा रहा है कि राजगृह, जिसको आप लोग आज राजगीर कहते हैं, आपको पता ही है कि मगध की राजधानी कभी पाटलिपुत्र से पहले राजगीर हुआ करती थी। उसका यहाँ पे कुछ और नाम दिया है, जैसे वैभार और राजगृह।
तो ये नाम है किसका, जिसको आप वर्तमान समय में राजगीर कहते हैं। और ये 5 पर्वतों के बीचों बीच स्थित था, बसा हुआ था। ठीक है। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। तो कह रहे हैं जो अभी वर्तमान का नालंदा है, अभी जो नालंदा है वो जो राजगृह में आपने सुना होगा कि तप्त कुंड है, मतलब एक ऐसा कुंड है जहाँ पे आप स्नान करने जाएंगे, वहाँ हमेशा पानी गर्म ही रहता है, कोई पानी गर्म करके नहीं डालता है। वो वहाँ जो प्रवाहित पानी है उस कुंड में वो हमेशा गर्म ही रहता है। हालांकि इसके तमाम कारण बताए जाते हैं, वो अलग की बात है। फिलहाल वो जो तप्त कुंड है, जो गर्म पानी का जो कुंड है, वहाँ से 7 मील उत्तर की तरफ ये नालंदा था। कौन सा नालंदा? जहाँ पे विश्वविद्यालय था। कहाँ से 7 मील दूर? तो राजगृह से, जो मगध की पूर्व की राजधानी थी, पुरानी प्राचीन राजधानी थी। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। कारण कि अगर हम नालंदा के इतिहास की बात करें, उसके प्राचीनता की बात करें, तो कहा जाता है कि भगवान महावीर, आप जानते होंगे, जो जैन धर्म के पथ प्रदर्शक थे, और इसके अलावा बौद्ध धर्म के जो हैं गौतम बुद्ध, तो इन दोनों का जो संबंध है वो नालंदा से कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता ही है। तो इन दोनों का संबंध जो है आप देखते हैं नालंदा से बताया जाता है। और कब उनका जन्म हुआ था? तो आप देखते हैं उनका जन्म आपको 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, और उस समय से ही नालंदा का अस्तित्व है हमारे जानकारी के अनुसार। हालांकि उससे पहले भी रहा होगा, किंतु जो जानकारी हमें मिलती है ग्रंथों, वेदों, किताबों के माध्यम से, उसके अनुसार जब से महावीर स्वामी या फिर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, तब से उनका चर्चा सुनते हैं। किसका? नालंदा का। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावारिकों का आम्रवन था। तो बुद्ध के समय में प्रवारिकों का आम्रवन था। आम्रवन मतलब आम का वन, मतलब आम का बगीचा। और प्रवारिक मतलब एक तरह का कपड़ा होता है जिसे आप लबादा भी कहते हैं। ये अब नहीं पहना जाता, पुराने ज़माने के लोग पहनते थे। एक आरामदायक कपड़ा होता है, ढीला ढाला सा कपड़ा। तो उस कपड़ा को जो बनाने वाले होते थे उस समय, जो वस्त्र बनाते थे, उसका काम करते थे, उन लोगों को प्रवारिक कहा जाता था। और वहाँ पे प्रवारिक का आम्रवन था, मतलब प्रवारिकों का मतलब जो लोग इसका काम करते थे वो कपड़ा तैयार करने का, तो उनका जो आमों का वन था वो कहाँ पे था? नालंदा में। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। कारण यदि हम जैन ग्रंथ की बात को सत्य माने तो आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट यहीं हुई थी। किनसे? महावीर, भगवान महावीर स्वामी से। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या बाहरिक स्थान समझा जाता था। उपग्राम या बाहरिक स्थान, बाहरिक ये दोनों एक ही हुआ। बाहरिक स्थान मतलब जो उपग्राम, मतलब जो निकट का गांव हुआ, आसपास का जो गांव है उसे आप उपग्राम या बाहरिक स्थल बोल सकते हैं। जहां महावीर आए 14 वर्षावास व्यतीत किए। मतलब ये है 14 वर्षावास। हर वर्ष में एक वर्षा ऋतु आती है
और यहाँ उन्होंने 14 वर्षा ऋतु बिता दिया। किन्होंने? भगवान महावीर ने। मतलब कि आए जब उन्होंने तो 14 साल तक 14 बरसात की ऋतुएं 14 ऋतुओं को वो यहीं पर रह करके, चूँकि अब बरसात का जब समय आ जाता है तो आज के तरह उस समय गाड़ियाँ थी नहीं, पैदल ही आवागमन की सुविधा थी, तो कहीं आते जाते तो भीगते। तो बरसात के समय में जब कोई आदमी कहीं जाता था तो कोशिश करता था वहीं कहीं रुक जाए ताकि उसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने 14 वर्षावास वहीं बिताए। कहाँ पे? नालंदा में। किन्होंने? महावीर स्वामी ने। सूत्र कृतांग के अनुसार नालंदा के 100 धनी नागरिक लेप ने, माफ करें, धनी नागरिक लेप ने धन धान्य, शैया, आसन, रथ, स्वर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। तो इसमें बताया जा रहा है एक कोई धनी नागरिक थे जिनका नाम यहाँ पे लेप दिया गया है। उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान बुद्ध के चरणों में। उनके पास जो कुछ भी था, क्योंकि वो व्यापारी थे और धनी व्यापारी थे, उनके पास जो भी आसन से लेकर के रहने खाने का और सोना वोना जितना जो कुछ था उन्होंने गौतम बुद्ध को दे दिया और उनके शिष्य बन गए। विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। जो एक तिब्बत के विद्वान हैं जिन्होंने लिखा है कि सारीपुत की जन्मभूमि नालंदा ही थी। तो यहाँ पे लेखक राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि उनके अनुसार सारीपुत की जन्मभूमि यही बताई गई है। हालांकि बता दें आपको कि इतिहास के कई तथ्यों में थोड़ा सा संदेह होता है, बहुत कंफर्म नहीं होता, क्योंकि हम सब तो वहाँ थे नहीं, उस समय थे नहीं। तो जो पुराने विद्वान हैं जो लिखे हैं उसका उनके द्वारा लिखे गए जो पुस्तक होते हैं उनका उदाहरण दे करके बताया जाता है विश्वास के लिए। तो देखिए उन्होंने बताया है, जो तिब्बत के विद्वान थे लामा तारानाथ, कि सारीपुत की जन्मभूमि भी नालंदा ही थी। उनका चैतन्य अशोक के समय में भी वहाँ था। मतलब उनका अस्तित्व जो है, अशोक जब सम्राट अशोक शासन कर रहे थे, जब सम्राट अशोक राजा थे मगध के, तो उस समय भी उनका वहाँ अस्तित्व था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। कह रहे हैं कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए एक मंदिर बनवाया बौद्ध धर्म से संबंधित, और अगर मंदिर बना हुआ था तो उसे परिवर्धित किया। परिवर्धित का मतलब होता है कि जो वर्तमान मंदिर है उसको और विस्तृत आकार देना। मतलब अगर कोई छोटा मंदिर रहा होगा उस जगह पे तो उसे उन्होंने और बड़ा और विस्तृत बनवाया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति मतलब होता है कहावत या किंवदंती, जिस मतलब जो बहुत प्रमाण तो नहीं है किंतु हम लोग जो सुनते रहे हैं, तो की अनुश्रुति बुद्ध और अशोक दोनों से संबंधित हैं, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो नालंदा के अस्तित्व की बात चल रही है, वह नालंदा न केवल
भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, बल्कि जो सम्राट अशोक है इनसे भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने ऊपर एक बताया कि जो तिब्बत के विद्वान हैं तारानाथ, उनके अनुसार जो सारिपुत्र थे बौद्ध धर्म के एक अनुयायी थे, तो उनका भी जन्मभूमि बताया कि यहीं था। और इसके अलावा बताया कि भगवान बुद्ध और अशोक का भी संबंध नालंदा से था। तारानाथ ने तो भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है। कह रहे हैं लेखक कि जो नागार्जुन थे, नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा, ये एक भिक्षु थे, ये जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। और उसके अलावा अगर आप आर्यदेव की बात करें तो उन दोनों का संबंध जो है तारानाथ के अनुसार नालंदा से ही है। और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिगनाग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था। अगर तिब्बत के विद्वान तारानाथ की माने तो उन्होंने कहा है कि जो आचार्य दिगनाग थे वो नालंदा में ही आ करके प्रतिपक्षियों मतलब विरोधियों, मतलब मान लीजिए कोई जो है हिंदू धर्म मानता है, कोई बौद्ध मानता है, कोई धर्म ब्राह्मण मानता है ना। हिंदू में भी कई प्रकार के मत थे, तो जो भी उनको ना मानने वाले थे, उनके विपरीत विचार रखने वाले, जो उनके विरोधी या विपक्षी थे, उन्होंने उनके साथ शास्त्रार्थ किया। कहाँ पे? नालंदा में। शास्त्रार्थ मतलब अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म की लोग व्याख्या करते हैं, अगले का सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। एक अच्छे माहौल में जहाँ पे सब ज्ञान लेने के लिए बैठे हुए हैं, सबकी बात सुनते हैं, वो अपने धर्म की तारीफ या अवगुण जो कुछ भी है वो चर्चाएं वहाँ होती हैं। तो बताया गया कि आचार्य दिगनाग जो है नालंदा आकर के अपने विरोधियों के साथ वहाँ पर संवाद किए, शास्त्रार्थ किए, जिनमें सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। बता रहे हैं कि जो उनके शास्त्रार्थ में जो उनके प्रतिपक्षी या विरोधी थे, उनमें एक मुख्य जो थे ये जो नाम है ये एक ब्राह्मण विद्वान का नाम है, जो वहाँ शास्त्रार्थ करने वालों में प्रमुख थे या अग्रणी मतलब होता है आगे। तो जो प्रमुख रूप से इस शास्त्रार्थ में भाग ले रहे थे उनमें से एक ब्राह्मण का नाम दिया गया है जो है सुदुर्जय। 4वीं सदी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा में आए। 4वीं सदी का क्या मतलब है? 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच का जो समय है उसे आप 4वीं सदी कहते हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा कौन सी सदी चल रही है, तो आप कहेंगे 21वीं सदी, क्योंकि 2000 ईस्वी से लेकर 2100 ईस्वी के बीच जितने भी साल हैं वो 21वीं सदी कहलाएगा। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूपों के दर्शन किए। किसने? फाहियान। ये एक चीनी यात्री हैं जो 4वीं सदी में आए थे भारत और वहाँ नालंदा भी गए थे। उन्होंने स्तूपों के दर्शन किए। कौन से स्तूपों के? तो जो सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण मतलब होता है मृत्यु के बाद जहाँ पे जो है उनका अंतिम क्रियाक्रम करके और स्तूप बनाया जाता है, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे। तो जो जहाँ पे उनके जन्म और मृत्यु का जो स्तूप बना हुआ था उसका दर्शन किया उन्होंने। किसने? चीनी यात्री फाहियान ने। किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। कह रहे हैं कि लेकिन उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय अपने असली रूप में
या फिर जिसे लोग जानते हैं, जो संसार में नाम कमाया, उस रूप में नहीं आ पाया था। ये उससे पहले की बात है। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवान चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। एक बार आपको बता देना चाहूँगा कि युवान चांग वही हैं जिन्हें आप इतिहास में ह्वेनसांग के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक चीनी यात्री हैं इतिहास में जिनके बारे में ह्वेनसांग के नाम से जिक्र मिलता है। यहाँ पे इन्हें युवान चांग लिखा जा रहा है, शायद उनका दूसरा नाम होगा, या फिर हो सकता है कि भाषाई विविधता के कारण, भाषाई भिन्नता के कारण एक व्यक्ति का दो अलग अलग नाम लिखा गया हो या बोला जाता रहा हो। तो जब चीनी यात्री फाहियान आए थे 4वीं सदी में, तो उस समय ये अपने उन्नति पे नहीं था, उस समय विकास के दौर में था। धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय का विकास हो रहा था। लेकिन जब ह्वेनसांग या युवान चांग आए 7वीं सदी में, जब सम्राट हर्षवर्धन यहाँ के शासक थे, तो उनके टाइम में जब आए तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति के शिखर पे था। मतलब उनका जो है इस विद्यालय का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया था कि दूर दूर तक इसका नाम था। युवान चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि देखिए, जातक क्या होता है, तो जो गौतम बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्म की कथा जिस किताब में संकलित है, जिसमें जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की चर्चा होती है कि उनने इससे पहले कहाँ कहाँ जन्म लिया, क्या क्या जन्म, किस किस चीज़ में, किस किस योनि में जन्म लिया और क्या क्या किए। तो ये जो कहानियाँ जिस किताब में संकलित है उसे कहते हैं जातक। तो युवान चांग जो है उसी जातक के आधार पर कह रहे हैं कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था। कौन सा नाम? नालंदा। तो नालंदा का नाम इसलिए नालंदा पड़ा, किस लिए पड़ा वही बता रहे हैं आगे। यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। बता रहे हैं कि उस जातक की अगर बात सत्य माने तो उसके अनुसार भगवान बुद्ध ने जब उससे पहले जन्म लिया, मतलब जब गौतम बुद्ध कहलाए उससे पूर्व भी उन्होंने कई जन्म लिया नालंदा के आसपास, लेकिन उन्हें कभी भी ज्ञान की तृप्ति नहीं हुई। और इसलिए यहाँ पे अलग अलग करके दिया गया है कि न अलदा, मतलब जहाँ जो है आपको तृप्ति नहीं होती है ज्ञान से, अलदा, अल मतलब ज्ञान होता है। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है कि वह सीमा रहित और अनंत होता है, ना उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है और ना उसे लेने वालों को। तो यहाँ कह रहे हैं लेखक कि दरअसल सच्चाई तो यह है कि जब ज्ञान की बात होती है तो ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है कि आपने सुना होगा कि विद्या बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। अन्य चीज़ आप जितना बांटेंगे उतना घटेगा, लेकिन ये और चीज़ बढ़ने वाली है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ना बांटने वालों को तृप्ति होती है और ना लेने वालों को, मतलब ना तो ज्ञान प्राप्त करने वाले का मन भरता है और ना ज्ञान देने वाले का मन भरता है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका शुरुआत
उसका आरंभ जनता के दान से हुआ था। मतलब कि जनता ने दान दे करके विद्यालय बनवाया था। बताया गया कि 500 व्यापारियों ने मिलकर के जमीन खरीद कर बुद्ध को दे दिया था ताकि वो वहाँ पर विश्वविद्यालय शुरू करा सकें, विश्वविद्यालय का निर्माण करा सकें। युआन चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। मतलब जब युआन चांग या वेनसांग जब भारत आए थे उस समय तक जो नालंदा का विश्वविद्यालय था वो विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर चुका था। और उससे पहले क्या था, तो उससे पहले वह इतना बड़ा विश्वविद्यालय नहीं था और जितना उसका नाम है उतना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से प्रयास होते गए लगातार, कहते हैं कि गुप्त काल के समय में इसका जमकर विकास हुआ। जमकर विकास हुआ मतलब गुप्त काल में ये अपने चर्चा के शिखर पे था। मतलब यहाँ बहुत बेहतर सुविधा गुप्त काल में शुरू हो गई थी। उससे पहले बुद्ध ने शुरुआत तो ज़रूर किया था किंतु वहाँ उस तरह की सुविधाएं नहीं थी और उस तरह का संसाधन नहीं मौजूद था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया और जब वेनसांग आए उस समय वह अपने विकास के शिखर पे था। मतलब उस समय वो पूरी तरह से उन्नत हो चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। बता रहे हैं कि उस समय नालंदा में 6 बड़े विहार थे। विहार क्या होता है, तो विहार वह स्थल होता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, उनके रहने और सारी व्यवस्थाएं होती है विहार में। वहाँ रहने खाने सोने की और उसके अलावा जो भी पठन पाठन होता है उनके धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की सारी व्यवस्थाएं उस विहार में होती है। 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। कह रहे कि 8वीं सदी में जो शिलालेख लिखा गया था, जो मतलब बाद में खुदाई होने पर मिला और उसे जब पता किया गया, पता लगाया गया कि ये कब का है, तो पता चला कि 8वीं सदी का है। और 8वीं सदी में शासक थे यशोवर्मन। तो यशोवर्मन के समय का जो शिलालेख मिला है उसमें ये सब जानकारी मिलती है जो हम ऊपर अभी बता चुके हैं आपको विहार के बारे में कि किस तरह की व्यवस्था थी वहाँ पे, किस तरह के संसाधन थे, देखने में कैसे लगते थे। और ख़ासकर वहाँ का जो भव्य इमारत था, जो वहाँ जो भवन बनाया गया था विद्यार्थियों या शिक्षकों के लिए पठन पाठन के लिए, वह वास्तव में इतना भव्य था जिसका कि वर्णन मिलता है आपको शिलालेख में। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। बताया जा रहा है कि जो विहार के लिए जो भवन बना था उस भवन की ऊंचाई ऐसी थी जैसे नीचे से देखने में लगता था जैसे वो आसमान के बादलों को छू रहे हों। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बताया जा रहा है कि जो विहार बने हुए थे, विहारों के चारों तरफ जो उनका विहार बना था, विहार के लिए जो भवन बना था उसके चारों तरफ सरोवर मतलब तालाब या झील समझ सकते हैं आप, बना हुआ था और उसमें नीले रंग के जल थे और सुनहरे मतलब सोने के रंग का या लाल रंग के कमल जो है तैरते रहते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। कह रहे हैं कि सरोवर जो चारों तरफ था उनके बीच बीच में आम्र कुंज वन की छाया थी। तो जो बगल में आम्र का वन बना हुआ था, आम्र कुंज मतलब आम का बगीचा, तो जो आम का बगीचा था उसकी छाया पड़ती थी बीच बीच में। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। शिल्प और स्थापत्य क्या होता है, तो जो भवन निर्माण करने की जो कला होती है उसी को स्थापत्य कला कहते हैं।
और शिल्प क्या होता है, तो जो उस भवन में जो कलाकारी की जाती थी, जो डिजाइन बनाए जाते थे या जो कलाकारी होती थी, ये सब शिल्प के अंतर्गत आता है। तो उस समय का शिल्प और स्थापत्य भी वास्तव में ऐसा था जिस पर जो देखकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अनेक प्रकार के अलंकरण मतलब एक से एक नमूना डिजाइन, है ना, शोभा के लिए बनाई गई थी, जो देख करके बहुत सुंदर लगती थी। एक से एक शिल्प और मूर्तियाँ, उस समय मूर्तियाँ भी बनाई गई थी जो वो भी काफ़ी आकर्षक थी। उसके अलावा जो भवन थे वो भी काफ़ी आकर्षक थे। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम हैं। संघाराम मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थल, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब जैसा कोई दूसरा ना हो, मतलब अद्वितीय। द्वितीय मतलब क्या होता है, दूसरा, और पहले अ लग गया तो अद्वितीय मतलब जैसा कि कहीं और ना हो। चीनी यात्री इत सिंह के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। तो इसका मतलब ये होगा, मतलब आप सीधा समझ सकते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए पुरातत्व विभाग ये क्या होता है, आपने इतिहास में सुना होगा। जो पुराने समय के क्या स्थिति अपने देश में पुराने समय में क्या था, ये जानने के लिए पुरातत्व विभाग क्या करता है, ज़मीन की खुदाई करता है। और जब ज़मीन की खुदाई करने के बाद ज़मीन के नीचे से जो अवशेष निकलते हैं, चाहे वो भवन के हों, चाहे मूर्तियों के हों या अन्य चीज़ भी, खुदाई करने पे जो निकलता है उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे उस समय में क्या होगा। तो ये जो खुदाई करते हैं वही पुरातत्व विद कहलाते हैं। और यहाँ पुरातत्व विभाग तो मतलब जो पुरातत्व का जो खुदाई करने वाला जो विभाग था, उसने ये देखा कि जो भी जानकारी दी गई है, चाहे आप युआन चांग या इत सिंह के लिखे हुए किताबों पुस्तकों में जो भी जानकारी दी गई है वह अक्षरशः सत्य है। मतलब जिस तारीफ की चर्चा ऊपर हो रही थी, जितना तारीफ किया जा रहा था, वो 100% सही था। ये कैसे पता चला, क्योंकि जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया तो पाया कि वास्तव में एक विशाल भवन जो है उसके नीचे दबा हुआ था। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चित बना दिए गए थे। मतलब ये हुआ कि आर्थिक दृष्टि मतलब पैसे को ध्यान में रख के, चूँकि आप कोई भी विश्वविद्यालय बनाएं या विद्यालय बनाएं, पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए। तो चूँकि अगर निश्चित ना किया जाए कि इतनी संख्या होगी इस विद्यालय में और विद्यार्थियों की, अगर निश्चित ना किया जाए तो अधिक से अधिक विद्यार्थी दाखिला लेते चले जाएंगे, और जैसे जैसे वो दाखिला लेते चले जाएंगे तो जो एक निश्चित स्थान है उसमें उतना जगह नहीं बनेगा। उनके रहने खाने की सोने की जो व्यवस्था थी, अगर ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो वो फिर कम पड़ने लगेगी। इसलिए कोई आर्थिक बोझ ज़्यादा ना बढ़े, इसको ध्यान में रखकर विद्यार्थियों की संख्या और आचार्यों की संख्या निश्चित कर दी गई थी कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे आजकल आप देखते हैं कि कभी किसी जगह फॉर्म भरते हैं या किसी विद्यालय में आप जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ फिक्स रहता है कि भाई 11th में इतनी सीटें हैं साइंस की, इतनी आर्ट की, इतनी कॉमर्स की। अगर उतने विद्यार्थी हो जाते हैं तो उसके बाद वो एडमिशन लेना बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिए
100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। तो कह रहे हैं कि नित्य प्रतिदिन के व्यय के लिए, मतलब कि रोज रोज के खर्च के लिए, चूँकि रोज कुछ ना कुछ तो खर्चा है, खाना पीना तो रोज खाएंगे बच्चे विद्यार्थी, तो मुंह बंद करके तो नहीं रह सकते, उसके अलावा भी तमाम तरह के खर्च होंगे। तो जो नित्य प्रतिदिन के खर्च थे उनके लिए 100 गांवों की अक्षय निधि, मतलब जो 100 गांवों से जो प्राप्त होता था पैसा, कर इकट्ठा होता था, वो तय कर दिया गया कि इन 100 गांवों का जो पैसा है वो सीधे नालंदा विश्वविद्यालय के जाएगा। किसी राजा के राजकोष में ना जा कर के उसका जो कर है वो सीधे नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए और उनकी दैनिक ज़रूरतों के लिए दी जाएगी। इत्सिंग के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई थी। तो कह रहे हैं कि जब इत्सिंग, चीनी यात्री इत्सिंग जब भारत आए थे, उस समय ये जो 100 गांव बताया गया है ऊपर की 100 गांव की धनराशि नालंदा विश्वविद्यालय को दी जाती थी, वो जब इत्सिंग आए थे 8वीं सदी में तो उस समय उनकी संख्या 200 हो गई थी। मतलब 200 गांवों की जो आर्थिक संपत्ति थी या फिर जो उनके द्वारा कर होता था जनता का, वो सीधे राजा को ना जा करके विश्वविद्यालय को दिया जाता था। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। कहा जा रहा है कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं ये तीनों पड़ोसी राज्य हैं। बिहार के एक तरफ बंगाल है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। बिहार वो जगह है जहाँ पे नालंदा है और बिहार का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। कह रहे हैं कि नालंदा के विकास में इन तीनों राज्यों की भूमिका थी। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तो कहा जा रहा है कि धर्मपाल देव और देवपाल देव, ये दोनों बंगाल के शासकों का नाम है। इन दोनों ने भी इन दोनों के समय का ताम्रपत्र, तो ताम्रपत्र क्या होता है कि तांबे का पत्र, तांबे का बना हुआ पत्र जिसपे कि लिखा जाता था। पहले तो आज की तरह कागज़ थे नहीं, तो कागज़ होते भी तो गल जाते, मिट जाते। तो पहले क्या किया जाता था, तो ताम्रपत्र पे लिखा जाता था, शिला पर लिखा जाता था, पत्थरों पे, जिसे आप शिलालेख कहते हैं। और बाद में पांडुलिपि भी आई। तो खैर उस समय के जो ताम्रपत्र मिले हैं खुदाई में, पुरातत्व विभाग के खुदाई में, तो उन ताम्रपत्रों पे धर्मपाल देव और देवपाल देव, जो दोनों बंगाल के शासक थे, उनके समय का भी मिला हुआ है। साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध विदेशों से भी था। इसका प्रमाण एक स्मारक के रूप में एक ताम्रपत्र में मिला है। ताम्रपत्र के बारे में हमने ऊपर बताया कि तांबे के पत्र पर जो लिखा हुआ होता था, मतलब तांबे के पत्र पे जो लिखा जाता था, उसे ताम्रपत्र कहा जाता था। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्ण द्वीप, जिसे अभी हम सुमात्रा कहते हैं, यहाँ आपके पुस्तक में ब्रैकेट में भी लिखा गया है, तो स्वर्ण द्वीप का मतलब हो गया सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ है, तो ये एक समुद्र के बीच में बसा हुआ द्वीप है जो भारत के ही अंतर्गत आता है। तो इसे, जो आपको पता है द्वीप क्या होता है, जिसके चारों तरफ समुद्र हो, तो ये जो स्वर्ण द्वीप या सुमात्रा है, ये समुद्र के बीचों बीच है और भारत का हिस्सा है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं और उसी के शासक के बारे में बताया जा रहा है कि शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने
मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। तो बताया जा रहा है कि जो सुमात्रा के सम्राट थे बालपुत्र देव, उन्होंने जो मगध के सम्राट थे देवपाल देव, एक बात और कंफर्म आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज ना हो, ऊपर था कि बंगाल के शासक थे धर्मपाल देव और देवपाल देव, और यहाँ मगध का सम्राट भी लिखा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो देवपाल देव या धर्मपाल देव थे, ये दोनों बंगाल के महाराज तो थे ही, साथ ही मगध के सम्राट भी थे। तो इसलिए यहाँ पे मगध का सम्राट लिखा है। आप ये समझ सकते हैं कि मगध का ही हिस्सा बंगाल था, जहाँ के वो महाराज थे और बाद में मगध के सम्राट भी बने थे। तो हम बात कर रहे थे कि 5 गांवों का दान देने की पेशकश की सुमात्रा के जो शासक थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। किससे? तो जो मगध के सम्राट थे देवपाल देव, उनसे। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। तो जो ये सुमात्रा के शासक थे, उन्होंने बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए ये जताने के लिए कि मैं बुद्ध को मानता हूँ, उनके धर्म का सम्मान करता हूँ, उन्होंने नालंदा में एक बड़ा सा विहार बनवाया। उन 5-9 गांवों की आय, प्रज्ञा पारमिता आदि का पूजन चातुर्दिश अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के, देखिए ये एक संघ का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर, चीवर मतलब होता है वस्त्र या कपड़े, ऐसा कपड़ा जो सिलाया नहीं जाता था, बस शरीर में लपेट लिया जाता था, तो उसे चीवर कहा जाता था। चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयनासन, शयनासन मतलब सोने के लिए जो आसन होता है, जैसे आप बेड पे सोते हैं तो वो आपका शयनासन हुआ। तो उस समय जो उनके लिए सोने की जो वर्तमान व्यवस्था होगी उसे शयनासन कहा जा रहा है। आदि का व्यय धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं विहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। तो यहाँ बताया गया है किस काम के लिए, जो बाद में उन्होंने 5 नए गांव दिए थे, कौन, सुमात्रा के शासक ने, तो उससे आने वाला जो आय है वो किस काम के लिए खर्च किया जाता था। तो ऊपर बताया गया है, उनके भोजन, वस्त्र, उनके सोने का खर्चा, या कहीं टूट फूट जाए तो उसकी मरम्मत के लिए। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है, लेकिन नालंदा महाविद्यालय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। ये जो इनका संघ था नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ, इसकी धाक जो है पूरे एशिया भूखंड, मतलब एशिया में पूरे हर जगह थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई हैं। बता रहे हैं कि ये जो संघ था, इस संघ के द्वारा जो मुद्राएं जारी की गई थी, ऐसी मिट्टी की बहुत सारी मुद्राएं नालंदा में मिली हैं। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर
विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। कहा जा रहा है कि जो वहाँ का सिलेबस था, सिलेबस आप समझते हैं, जो पाठचर्या की रूपरेखा है, वो बड़ी समझदारी, बड़ी बुद्धिमानी से तैयार किया गया था, ताकि यहाँ से पढ़ के जाने वाला कोई भी विद्यार्थी कभी जीवन में भूखे ना मरे या बेरोजगार ना रहे, ज़िंदगी में उसे कभी ऐसे नौबत का सामना करना ही ना पड़े जहाँ पर उसे भूखे मरने की ज़रूरत हो। तो देखिए क्या क्या 5 विषयों की शिक्षा बताया जा रहा है कि वहाँ अनिवार्य था, जो हर विद्यार्थी को प्राप्त करना होता था। तो 5 कौन कौन से विषय हैं देखते हैं। शब्द विद्या या व्याकरण, जिसे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो 5 अनिवार्य विषय थे उसमें तो सबसे पहले था शब्द विद्या, या जिसे आप व्याकरण कहते हैं, जिससे आप जानते हैं कि अगर आप व्याकरण या ग्रामर ना पढ़ें तो आप किसी भी भाषा का संपूर्ण ज्ञान नहीं ले सकते, आप उस भाषा को एक क्रम से नहीं पढ़ सकते। है हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सकें। तो हेतु विद्या क्या होता है? हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, इसे आप न्याय शास्त्र भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ का डिसीजन निकालना हो, किसी चीज़ का फैसला करना हो, तो विद्यार्थी स्वयं से अपना दिमाग लगाकर ये तय कर सके कि क्या गलत है और क्या सही है। इसके लिए उन्हें हेतु विद्या या तर्कशास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। हेतु विद्या या तर्कशास्त्र का मतलब आप सीधा समझ सकते हैं न्याय शास्त्र, जिससे कि सही और गलत का पहचान स्वयं की बुद्धि से कर सकें। तीसरा है चिकित्सा विद्या। चिकित्सा विद्या, जिसे सीख कर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सकें एवं दूसरों को भी निरोग बना सकें। तथा शिल्प विद्या, अब देखिए चिकित्सा क्या है आप जानते हैं, जो इलाज करता है किसी मरीज का, किसी भी मरीज का जो उपचार करता है वो होता है चिकित्सा। अगर आप बीमार हैं, आपको जड़ी बूटियों की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तो अगर आपको जानकारी होगी कि हमें कौन सी दवाई लेना है या कौन सी जड़ी बूटी लेना है, तभी तो आप स्वस्थ होंगे। और ये जानकारी तो हर किसी के पास होती नहीं है, तो ये यहाँ सिखाई जाती थी। तो ये हो गया 3। चौथा है शिल्प विद्या। एक न एक शिल्प को सीखना वहाँ अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों में व्यावहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। तो शिल्प विद्या क्या होता है? तो शिल्प विद्या एक प्रकार का कला है। अपने हाथों के द्वारा किया गया कोई भी चमत्कार, कोई भी ऐसा कला जो आकर्षक हो और जिसके माध्यम से आप अपना जीवन यापन कर सकें समाज में, जिससे आप करके कमा सकें, जीवन यापन कर सकें, ऐसे ही विद्या को यहाँ शिल्प विद्या कहा गया है। आप इसे हस्तकला भी समझ सकते हैं। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म और दर्शन का अध्ययन करते थे। तो इन 4 जो ऊपर दिए गए हैं, जिनके बारे में हमने बताया, ये 4 तो अनिवार्य थे, लेकिन जो 5वां था वो लोग विद्यार्थी अपने मन से चुनाव कर सकते थे कि 5वां विषय के रूप में हमें क्या सीखना है। तो धर्म और दर्शन, ये 2 उदाहरण दिया गया है, या बहुत सारे लोग ये चुनते होंगे, या इसके अलावा भी कुछ और वैकल्पिक विषय होंगे 5वें सब्जेक्ट के रूप में, 5वें विषय के रूप में, जिसे लोग चुनते होंगे, जो अनिवार्य था।
शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा, जो आज के समय में वाइस चांसलर कहलाते हैं या कुलपति भी आज भी कहा जाता है, हर विश्वविद्यालय के एक कुलपति होते हैं। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसके कुलपति थे आचार्य शीलभद्र, जो कि योग शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। और उनसे पहले धर्मपाल देव जो शासक रह चुके थे मगध के या बंगाल के भी महाराज रहे थे, तो वो भी इसके कुलपति थे। और उन्होंने काफ़ी सहयोग किया था नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में। उसके अंदर जितने विहार थे, बहुत सारे विहार उनके द्वारा बनवाए गए थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य युवानचांग के समकालीन थे। मतलब जब युवानचांग या वेनसांग जब आए थे भारत, तो उस समय ये सभी आचार्य वहाँ पर मौजूद थे नालंदा विश्वविद्यालय में। जिस समय समकालीन मतलब होता है उसी समय, मतलब वर्तमान, जिस समय की बात की जा रही है उसी समय की बात बताने के लिए समकालीन कहा जाता है। जिस समय युवानचांग अपने देश चीन को लौट गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युवानचांग नालंदा से विदा होने लगे, देखिए यहाँ बता रहे हैं कि जब ह्वेनसांग नालंदा लौट गए तो उस समय भी इनका भारतीय मित्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा। मतलब जो यहाँ से चले गए जब युवानचांग, तो जो उनके भारतीय मित्र थे वो वहाँ जाके इन्हें नहीं भूले, उनको तब भी वैसा ही मित्र मानते थे जैसा यहाँ रहने के बाद मानते थे। जब युवानचांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवानचांग ने उत्तर में यह वचन कहे। क्या कहा? देखिए, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सकें जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। मतलब जब ये जाने लगे ह्वेनसांग भारत से, तो उनके मित्रों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे कहा कि आप यहीं रुक जाइए, रहते रहते लगाव तो हो ही जाता है। तो लोगों ने कहा कि आप यहीं रह जाइए। जो कुलपति थे शीलभद्र, उन्हें भी युवानचांग बहुत प्रिय थे, तो वो भी चाहते होंगे कि वो यहीं रुक जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ जिस उद्देश्य को लेकर आया था वह उद्देश्य मेरा सफल हो गया, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस धरती को मैं भूल सकूं, क्योंकि जो मेरा उद्देश्य था एक महान धर्म की खोज का, तो वो मुझे यहीं से पूरा हुआ। और भगवान बुद्ध का जन्मभूमि है ये, इसलिए इससे तो मेरा लगाव बहुत स्वाभाविक है। किंतु मैं एक जो उद्देश्य लेकर आया था कि मैं अपने भाइयों को, अपने साथियों को, अपने देशवासियों को
एक महान धर्म का ज्ञान दे सकूं, उन्हें बता सकूं, तो वो सब मैंने आ करके यहाँ आपसे सीखा है। और अब मैं जा करके अपने उन्हीं भाइयों को ये सब ज्ञान दे करके उन सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आएंगे उन सब को ये सब बता करके उनका जीवन धन्य करूँगा। और जिस तरह मैं आज आपके यहाँ आपके ज्ञान से प्रभावित होकर के आपके प्रति कृतज्ञ हो रहा हूँ, आपके एहसान को मान रहा हूँ, उसी तरह जब सब तक यह ज्ञान पहुँचेगा तो सब आपके प्रति कृतज्ञ होंगे और सब आपका एहसान मानेंगे। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, माफ करें, उन्होंने क्या कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसा है। मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। तो उनकी ये बात सुनकर आचार्य शीलभद्र जो कुलपति थे नालंदा महाविश्वविद्यालय के, वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपके विचारों का समर्थन करता हूँ। सदाशाओं का मतलब मैं आपके विचारों का समर्थन करता हूँ। मुझे भी लगता है कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और आपका जो ये विचार है ये एक महान आदमी का विचार है, बोधिसत्वों की तरह। मतलब बोधिसत्व का मतलब एक ज्ञानी प्राणी की तरह। तो मतलब आपका जो विचार है वो मुझे भी प्रसन्न करता है और इससे मैं भी सहमत हूँ। आपका जो विचार है वो वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग-छन-गम्पो 630 ईस्वी ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोन्मिसंबोट को नालंदा भेजा। तो बताया जा रहा है कि वहाँ के तिब्बत जो अभी भी एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है और जो काफ़ी कुछ चाइना के हस्तक्षेप से परेशान है, तो उस तिब्बत के जो सम्राट थे 630 ईस्वी के आसपास, उन्होंने अपने यहाँ से विद्वानों को भारतीय लिपि को सीखने के लिए, भारतीय ज्ञान को धारण करने के लिए यहाँ नालंदा भेजा। ठीक है, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। बता रहे हैं कि वो जब भारत आए तो आचार्य देवविद सिंह के शरण में आए और उन्हीं से उन्होंने ये सब शिक्षा ग्रहण की। किसका? इसका तो बौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। तो बता रहे हैं उसके बाद जो आचार्य शांति रक्षित थे वो तिब्बत गए, जब तिब्बत के सम्राट ने इन्हें आमंत्रण दिया और बुलाया तिब्बत में, तो उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आचार्य शांति रक्षित तिब्बत गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। तो बता रहे हैं कि जब यहाँ से आचार्य लोग तिब्बत गए तो वहाँ जा कर के वहाँ की जो तिब्बत की भाषा बोली थी उन्होंने पहले सबको सीखा, सुना, और जब वो तिब्बत की भाषा सीख गए तो जो अपने यहाँ का ज्ञान था, जो संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था, उसे उन्होंने तिब्बती भाषा में अनुवाद किया।
उस समय जो तंत्र विद्या के आचार्य थे नालंदा के, कमलशील, वो भी आचार्य कमलशील, वो भी तिब्बत गए थे। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर स्नेह स्नेह वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो फिर वहाँ गए और उन्होंने धीरे धीरे वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया। स्नेह स्नेह मतलब होता है धीरे धीरे। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव 749 ईस्वी और दीप शंकर श्री ज्ञानतीश 980 ईस्वी के नाम उल्लेखनीय हैं। किस संदर्भ में? मतलब जो नालंदा से तिब्बत बुलाए गए और जा करके तिब्बती नागरिकों को, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया, बौद्ध साहित्य के बारे में बताया और इनका अनुवाद कराया वहाँ की भाषा में। तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, हिंदेशिया इंडोनेशिया को कहा जाता है, एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। तो कहा जा रहा है कि ये केवल ज्ञान का ही केंद्र नहीं था, कला का भी केंद्र था, जिसका प्रभाव भारत तक ही नहीं, भारत के बाहर इंडोनेशिया तक और एशिया के अन्य भूभाग तक भी इसका असर देखा गया। नालंदा की कांस्य मूर्तियाँ, कांस्य मतलब होता है एक प्रकार का ये धातु है जिसे आप कांसा कहते हैं, तो कांस्य मूर्ति मतलब कांसे की बनाई गई मूर्ति, अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक हैं। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्किहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियाँ नालंदा शैली से प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि जैसे हर जगह मिला है नालंदा का कुछ न कुछ, जैसे अन्य जगहों के कला पर नालंदा के ज्ञान का असर दिखता है, उसी तरह बिहार के गया जिले में एक जगह है कुर्किहार, जो कि नालंदा से 47 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे जो खुदाई होने के बाद मूर्तियाँ मिली हैं, उनमें भी नालंदा के शिल्प का प्रभाव या नालंदा के कला का प्रभाव दिखता है। वस्तुतः नालंदा की सर्वांगीण उन्नति उस समन्वित साधना का फल था। सर्वांगीण मतलब होता है संपूर्ण, पूरी तरह से। असमन्वित मतलब सभी के योगदान से, सब मिल करके जो प्रयास किए उसे कहा जा रहा है कि समन्वित साधना का फल था, जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव हुई। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा लें। कह रहे हैं कि ये जो नालंदा का ये जो प्रभाव था, इतना दूर तक नाम था, या फिर जिस तरह उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान ने पूरे एशिया में भारत का नाम किया, उसी तरह हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है। और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करें। तो बता रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी नालंदा का नाम है और ये जो सब ये सब ज्ञान
फैला पूरे देश भर में, देश के बाहर, और नालंदा का इतना नाम हुआ, इतना चर्चा हुआ, ये सब उसी प्रयास का फल है जो सब ने मिल के किया था। आपको याद होगा कि शुरुआत में 500 व्यापारियों ने धन दिया और वहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, और उसके बाद धीरे धीरे विकास होता रहा। उसके बाद आपने पढ़ा कि वहाँ कुछ जो विषय थे अनिवार्य थे अध्ययन के लिए, तो बता रहे हैं कि ये उसी का परिणाम था जो नालंदा इतनी प्रगति कर पाया, इतना विकास कर पाया, और केवल बिहार को ही नहीं, केवल भारत को ही नहीं, अपितु पूरे एशिया तक उन्होंने अपने वाणी को पहुंचाया, सभी लोगों को सभ्यता सिखाया और ज्ञान बांटा। उसी तरह राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हम सब की अभिलाषा होनी चाहिए, हम लोग की कोशिश होना चाहिए कि जिस तरह उस समय नालंदा एक महान विश्वविद्यालय के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता था, पुनः हम सब मिलकर एक प्रयास करके नालंदा के विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करें, उसे दोबारा से चालू करें और ऐसा एक महान विश्वविद्यालय तैयार करें जो कि हमेशा लोगों को मार्ग दिखाता रहे और दूर दूर से लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आए और यहाँ का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें, अपने देश और राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए काम करें, विश्व का विकास करें और मनुष्य के धर्म को, मनुष्य के जीवन को बेहतर और आनंदित बनाने में मदद करें। तो आप सबको ये कोशिश करना है कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से कैसे फिर से शुरू हो, इसके लिए अपना अपना प्रयास आरंभ कर दें, ऐसा चाहते थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसी के साथ आज का हमारा गोधूली भाग 1 का जो दूसरा अध्याय है, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, ये अध्याय समाप्त हो गया। यदि आप अभ्यास प्रश्न देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अभ्यास प्रश्न में जा सकते हैं और लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको वक्त देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।